हाँ भाई, आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। देखो भाई, इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी सम बेसिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने मोस्टली कवर कर लिए थे। और अगर बात की जाए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपको आईयूपीएसी नेमिंग गिवन है, बट आपको हर चैप्टर में अलग से नहीं पढ़ना। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर में ही अच्छे से कवर कर लिया था, और उम्मीद है वहां से आपने भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो अब इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ा। देखो भाई, आइसोमेरिज्म कंप्लीट तो आपने नहीं पढ़ा, बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हमने अच्छे से कवर कर लिया था। तो देखो, इन दोनों टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। अब इनके जो भी क्वेश्चंस आगे के चैप्टर में अपने को देखने को मिलेंगे, उनको हम क्या करेंगे, साथ की साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि इन दोनों टॉपिक का रिवीजन भी होता रहे। बट इसके अलावा आइसोमेरिज्म के जो अदर टॉपिक्स है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो हम हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट करेंगे, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए 12th के चैप्टर्स के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखो, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बट करेंगे कैसे भाई, जहां पे आपके एनसीईआरटी में गिवन है वहीं पे उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इन लेक्चर को देखते रहना है। और इन लेक्चर में एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, या अलग से कॉपी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं, उनको साथ के साथ रिवाइज करते चलना है। और एक और बात ये ध्यान रखना, देखो भाई, अगर कोई पॉइंट आपको पहले से ही याद है, कोई फॉर्मूला याद है, रिएक्शन याद है, कोई थियोरेटिकल पॉइंट आपको याद है, उसको ना तो अंडरलाइन करना, ना हाईलाइट करना, ना अलग से नोट डाउन करना। ठीक वही पॉइंट हाईलाइट या नोट डाउन करेंगे जो आपको याद नहीं रहता, या जो मैं बोल दूं कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। और एक कोशिश ये भी क्या करो भाई, जब भी आप अलग से नोट डाउन करेंगे ना, कम से कम नोट डाउन करना है। ये नहीं कि एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो भी आपने अलग से कॉपी पे नोट डाउन कर ली, ऐसा नहीं करना है कभी भी। इस बात का ध्यान रखना है। देखो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर से मैक्सिमम आपके 4 से 5 पेज के नोट बनने चाहिए, ताकि आप बाद में आराम से रिवाइज कर सके। कोई चैप्टर छोटा है तो उसमें मैक्सिमम 2 से 3 पेज के नोट्स बनने चाहिए। समझ आया कि नहीं? तो जितने कम नोट्स आपके पास होंगे, उतनी ही ज्यादा बार आप रिवाइज कर पाएंगे। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, एग्जाम में उतना ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो कम से कम नोट डाउन करो, बार बार रिवाइज करो। समझ आ गया भाई? तो अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में देखो भाई, स्टार्टिंग में जो आपका गिवन है ना, मोस्टली सारी पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जैसे किरोसिन है, या डीजल है, या इसके अलावा जैसे गैसेज है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सारे क्या है भाई, ये सारे हाइड्रोकार्बन के तो बने हैं। इसलिए हाइड्रोकार्बन क्या है, एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब देखो, मैंने आपको ना फर्स्ट चैप्टर में एक पॉइंट ये भी बताया था, जो आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, उसमें जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। ये मैंने आपको वहां पे बताया था, एग्जांपल समझाया था यहाँ वहां पे। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद करना है, जो कि इंट्रोडक्शन में गिवन है, और ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे है ना, एलपीजी की फुल फॉर्म गिवन है, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, और सीएनजी क्या है, बोलो भाई, ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक एलएनजी भी आजकल यूज कर रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये फुल फॉर्म्स गिवन है, जो पढ़ सकते हैं। बाकी सारा आसान है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाओ भाई, क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट तो है सैचुरेटेड, यानी जिनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेकंड है अनसैचुरेटेड, जिनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उनको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। और थर्ड आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इनके बारे में भी ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एल्केन्स।
भाई एल्केन्स में सबसे छोटा एल्केन कौन सा है? मेथेन। मेथेन में फिर आप क्या करेंगे? CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? इथेन। तो ऐसे ही एक हाइड्रोजन हटा करके आप मिथाइल ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो हायर एल्केन बनते जाएंगे। और एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अब पैराफिन का मतलब क्या है भाई? ये दो वर्ड से बना है, पैरम और एफिन्स। पैरम का मतलब है लिटिल और एफिन्स मतलब एफिनिटी, यानी जिसकी एफिनिटी कम हो, यानी जो क्या होगा? एसिड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इजिली रिएक्ट नहीं करता है। तो एल्केन्स इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको पहले क्या कहा जाता था? पैराफिन्स कहा जाता था, यानी इनकी एफिनिटी क्या है? कम है। फिर इसके बाद भाई यहां पे स्ट्रक्चर की बात की गई है, जैसे मेथेन का एग्जांपल लिया गया है। आपको पता है एल्केन्स में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए कार्बन के 4 बॉन्ड क्या होंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद और आगे बढ़ो, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अब जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल गिवन है भाई, ब्यूटेन है, ब्यूटेन दो आइसोमर बनाएगा, कौन सा? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए भाई एक एल्केन में आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, तो देखो सबसे पहले एल्केन कौन सी है? मेथेन, 1 कार्बन की है, ये तो शो नहीं करेगी। फिर इसके बाद इथेन, इथेन में ओनली 2 कार्बन है, ये भी शो नहीं करेगा। फिर इसके बाद है प्रोपेन, ये भी आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इनमें तो सिंपल क्या बनेंगे? एक एक स्ट्रक्चर बनेंगे। बट अगर बात की जाए ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में एक तो आपके 4 कार्बन की चेन बन सकती है एन ब्यूटेन, और दूसरा बन सकता है आपका 3 कार्बन की चेन यानी आइसोब्यूटेन। तो ये क्या हो गए? ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर एल्केन आइसोमेरिज्म शो करना चाहती है उसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है पेंटेन का। पेंटेन के 3 आइसोमर है, जो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाओ भाई, आगे नेक्स्ट क्या है? अच्छा, मैं फास्ट चल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्किप कर रहा हूं, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक। तो ये जो 3 आइसोमर यहां पे बन रहे हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो एक दूसरे क्या है? चेन आइसोमर्स, और इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई एग्जांपल पे, ये आपने नहीं किया तो ये अच्छा एग्जांपल है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, तो मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं। देखो, इसमें यह पूछा गया है कि C4H14 यानी हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो देखो कैसे बनाने हैं आपको, मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कैसे सोल्व करना होता है, मेथड सीख लो, फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले जैसे भाई आपका एन हेक्सेन है, 6 कार्बन की चेन बनेगी। एक तो सिंपल आप स्ट्रेट चेन बना दो 6 कार्बन की, ये हो गया। अब इसमें कोई चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो आप पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमर बना देते, बट इसमें क्या है भाई, इसमें तो ओनली आपका सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एक स्ट्रेट चेन बनेगी। सेकंड, अब देखो आप दूसरा चेंज क्या ला सकते हैं भाई, एक काम करो, चेन को छोटा कर दो। कितने कार्बन की करो? पहले 5 की करो, सीधा डायरेक्ट 4 की मत करना, स्टेप वाइज चलेंगे। 6 कार्बन से कितने ही कर दी? 5 कार्बन की चेन कर दी। अब इसमें देखो कितने केस बन सकते हैं भाई, आपके पास एक मिथाइल ग्रुप बचा है, आपने अगर मिथाइल ग्रुप एंड पे लगा दिया, इस एंड पे या इस एंड पे, तो वापस चेन कितने की हो गई? 6 की। तो ये तो ऊपर वाला केस बन गया, इसलिए ये नहीं करेंगे। अब मिथाइल को अगर आप इस कार्बन पे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोलो भाई, 2 मिथाइल पेंटेन। अगर इस कार्बन पे लगाते हैं तो नंबरिंग इधर से होगी, तब भी क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। तो इन दोनों में से किसी एक पे लगाओ, एक ही बात है। समझ आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आगे बढ़ो भाई, ये वाला केस आप एक काम कर सकते हैं, 5 ही कार्बन की चेन में इस वाले कार्बन पे लगा दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? ये दोनों अलग अलग आइसोमर है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, तो दोनों केस बनेंगे। ठीक। तो 5 कार्बन की चेन में आपके ओनली 2 ही केस बनेंगे, और कोई केस नहीं बनेगा। फिर इसके बाद 4 कार्बन की चेन के केस बनाओ, फोर्थ एग्जाम्पल आ गया, 4 कार्बन की चेन में ये हो गया आपके पास, बट अभी भी आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इन 2 मिथाइल ग्रुप को एंड पे तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि चेन बड़ी हो जाएगी 4 कार्बन की चेन से। तो क्या कर सकते हैं भाई, मान लीजिए आपने क्या किया, दोनों कार्बन को यहां पे ऐसे लगा दिया, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वापिस आपकी 5 कार्बन की चेन बन गई, तो ऐसा भी नहीं करना। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पे इन दोनों कार्बन को अलग अलग, दोनों मिथाइल ग्रुप को अलग अलग लगा दें। तो अब ये क्या बन गया भाई, ये देखो, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तो आप बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये बन सकता है, ये 4 कार्बन की चेन का आइसोमर बन गया। ठीक। फिर इसके बाद आप एक काम ये भी कर सकते हैं
भाई इन दोनों कार्बन को अलग अलग लगाने की बजाय भाई इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे लगा दे, जैसे इस पे लगा दे या इस पे लगा दे, बात एक ही है। क्योंकि अगर इस पे लगाया इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर इस वाले कार्बन पे लगाते तो नंबरिंग उधर से होती 1 2 3 4, फिर भी क्या रहता 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये 5 आइसोमर इसके बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो मैं यहां पे आपको ना ओनली क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप इनको याद करो कि इसके 5 आइसोमर बनेंगे। मेरा मोटिव ये है कि आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। मान लीजिए आपको याद नहीं आया, भाई एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, याद नहीं आया या एग्जामिनर ने कुछ चेंज कर दिया, फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा ना एग्जाम में। तो इसलिए ना आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो। पहले 6 कार्बन की चेन बनाई, उसमें कोई पॉसिबल चेंज नहीं आया। फिर आपने 5 कार्बन की चेन बनाई, उसमें आपने देखा मिथाइल ग्रुप को कहां कहां पे चेंज कर सकते हैं। फिर आपने 4 कार्बन की चेन बना के देखा, उसमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कहां कहां चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप करेंगे। समझ आया कि नहीं? अच्छा ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो ऐसे आपको सीखना है। ठीक, तो 6 कार्बन की चेन का 1 आइसोमर, 5 कार्बन की चेन का 2 आइसोमर बना, 4 कार्बन की चेन का 2 आइसोमर बना, टोटल कितने बन गए? 5 बन गए। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे ही अगर आप 7 कार्बन की चेन को ऐसे सोल्व करेंगे तो इसमें आपके टोटल 9 आइसोमर्स बनेंगे। समझ आया कि नहीं? तो इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा, इसमें और ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, तो बस ऐसे ही पढ़ लो, क्योंकि देखो आपके एनसीईआरटी में आगे लिखा हुआ है। बट इससे पहले देखो यहां पे जो बताया गया ना, वो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कार्बन। ये मैं आपको बता चुका हूं। प्राइमरी कार्बन जो 1 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है, टर्सरी कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है, क्वार्टरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा है, और प्राइमरी हाइड्रोजन जो प्राइमरी हाइड्रोजन यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन से जुड़ा है, सेकेंडरी जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, और टर्सरी हाइड्रोजन जो टर्सरी कार्बन से जुड़ा है। ये बातें आप सीख चुके हैं, बस रिवीजन हो रहा है। फिर इसके बाद देखो यहां पे मैं आपको बोल रहा, देखो सबसे पहले इसने क्या लिखा, C6H14 यानी हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हैं? 5 आइसोमर्स हैं। और C7H16 यानी हेप्टेन के कितने हैं? 9 आइसोमर्स हैं। बट यहां पे देखो इसने लिखा है C10H22 के कितने आइसोमर्स बनेंगे? 75। अब देखो ये बनाने पड़ गए, तो एग्जाम में अगर आपको बनाने पड़ जाए तो क्या होगा? एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा, और वो भी सही होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता। तो हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसलिए इस केस में आप क्या कोशिश करेंगे भाई, डेकेन यानी C10H22 के कितने आइसोमर्स होते हैं? टोटल 75। ये याद करो। याद क्यों करना है? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, और एनसीईआरटी में लिखी हुई कोई भी बात एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। समझ आ गया भाई? आपने इसके देख लिए हेक्सेन के 5, फिर हेप्टेन के कितने बनेंगे? 9। चाहे तो आप घर पे बना के देख सकते हैं। और इसके आपके डेकेन के कितने बनेंगे? 75। या इंपॉर्टेंट ये है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हेप्टेन के भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको 1 मिनट में बना के दिखा देता हूं। देखो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना भाई, फास्ट करेंगे। पहला देखो 7 कार्बन की चेन बना लो। 4 5 कितना हो गया? 4 5 6 7, 1 बन गया। फिर सेकंड 6 कार्बन की चेन बनाओ। 6 कार्बन की चेन बन गई। अब आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, क्या बनेगा? बोलो भाई, 2 मिथाइल हेक्सेन बनेगा। फिर इसमें एक केस और बन सकता है। देखो अब इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, तो आप क्या क्या बनेगा? बोलो भाई, ये बनेगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो 3 केस बन गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, चेन को छोटा करो, 5 कार्बन की कर दो। 5 कार्बन की चेन कर दी आपने। 5 कार्बन की चेन करने के बाद अब आपके पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ठीक, 2 मिथाइल ग्रुप बचे हुए हैं। तो इन दोनों को या तो एक साथ रखो या अलग अलग रखो। कैसे रखेंगे? अगर आपने यहां पे रख दिया तो आपको पता है एंड पे तो रखना ही नहीं है। बाई चांस आपने इस पे रख दिया तो ये तो वापस क्या हो गया? 6 की चेन हो गया। ऐसे भी नहीं रख सकते। अब दोनों को एक साथ कहां पे रख सकते हैं? इस वाले केस में रख सकते हैं। ठीक, यहां पे रख सकते हैं। ये तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा 3 इथाइल पेंटेन। एक तो ये हो गया। फिर और क्या चेंज ला सकते हैं? और भाई आप ये कर सकते हैं, इन दोनों मिथाइल को अलग अलग रखो। कहां रखेंगे भाई? मैंने एक बार तो है ना इनको यहां पे रख दिया सेकंड कार्बन पे, तो 2 2 डाई मिथाइल क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। फिर एक और केस क्या बना सकते हैं भाई, इनको है ना अगर इधर भी रखेंगे आप तब भी ये क्या बनेगा? इधर से 2 2 डाई मिथाइल वाला केस बन जाएगा। ये नहीं करना, बट यहां पे अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन का केस बन जाएगा। ठीक, अब और क्या चेंज आ सकते हैं? और चेंज देखो भाई, और चेंज ये भी तो आ सकते हैं। अभी तक आपने दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे रखा है, मैं अलग अलग भी तो रख सकता हूं। अब मान लीजिए आपने इस पे रखा तो चेन वापस 6 की हो जाएगी। अगर आपने यहां पे रखा तो अब ये चेन कितने की है? 1 2 3 4 5, तो 5 की चेन है। ये सीधा भी 5 की चेन है।
तो आप क्या करो, इनको ऐसे रख लो। ठीक, समझ आ गया। तो ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। अच्छा, एक काम ये भी तो कर सकते हैं भाई, इन दोनों को हम कैसे रखें भाई, यहां पे रखा और यहां पे रखा, ये क्या बनेगा, 5 की चेन बनेगी, चाहे कैसे ही काउंट कर लो, ये ऐसे काउंट कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो ये बन गया आपका 1 2 3 4 5, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब एक केस और बच गया, कौन सा बचेगा, 9th वाला, 4 कार्बन की चेन बनाओ, क्योंकि 5 में और कोई चेंज नहीं आएगा। अब 4 कार्बन की चेन बनाते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे भाई, 2 कार्बन को जैसे ही एक साथ रखोगे तो आपकी चेन क्या हो जाएगी, या तो 5 की हो जाएगी या कहीं ना कहीं 6 की हो जाएगी। तो दोनों को तो एक साथ रखना नहीं, जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, इथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, तो कितने की चेन हो गई है, वापिस 5 की हो गई, 5 वाले सारे केस हो चुके हैं। तो दोनों को एक साथ तो कहीं भी नहीं रखना। ठीक, अब आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, तो श्योर है कि एक को तो, 2 को तो एक कार्बन पे रखना पड़ेगा। ये रखा, अभी भी आपकी चेन 4 की है। फिर एक को और यहां रख दो सर, नहीं भाई, इसकी 5 वैलेंसी थोड़े करोगे कार्बन की, फिर क्या कर सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं ऐसे। ये क्या बन गया, ये पॉसिबल केस बन गया आपका। ठीक, इसमें बनेगा, यहां पे नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, 2 2 डाइमिथाइल, सॉरी 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये केस बन जाएगा। तो ये आपके 9 आइसोमर्स बनेंगे। बनाना तो बना सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, याद रह जाएगा वैसे भी, अब देख लिया तो ना, ठीक हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा, मैंने इसलिए बता दिया। और 10 कार्बन की अगर आपकी एल्केन है तो उसके टोटल 75 आइसोमर्स बनेंगे, इसको याद कर लो एज इट इज। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, देखो कितना कितना रिवीजन हो रहा आपका। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया भाई यहाँ पे, तो ये देखो 13.2। अब 13.2 में इसने क्या पूछा है, write structures of different isomeric alkyl group corresponding to the molecular formula C5H11. Write IUPAC name of alcohols obtained by attachment of OH group at different carbons of the chain. तो देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है, 5 कार्बन की चेन लेंगे। ठीक, मैं हाइड्रोजन लगा रहा, मैं डायरेक्ट वैलेंसी फ्री करके दिखा दूंगा, वो अंडरस्टूड है। ठीक, अब ये हो गया 5 कार्बन की चेन। तो अब आप वैलेंसी कहां कहां फ्री कर सकते हो, देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ये आगे दोनों सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये दोनों सेकेंडरी कार्बन भी एक जैसे हैं। ठीक, बट ये वाला सेकेंडरी कार्बन क्या है, ये अलग है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इधर भी सेकेंडरी से जुड़ा, ये सेकेंडरी जुड़ा, जबकि ये सेकेंडरी कार्बन क्या थे भाई, सेकेंडरी और प्राइमरी से जुड़े थे। तो आप एक वैलेंसी तो इस कार्बन पे फ्री कर सकते हो, यहां पे OH लगा सकते हो। दूसरा भाई, एक और सेकेंडरी कार्बन आपके पास ये है, यहां पे फ्री कर सकते हो। और तीसरा केस आपका बन सकता है, सबके बीच वाले कार्बन पे वैलेंसी फ्री करके आप अल्कोहल बना सकते हो। समझ आ गया। फिर इसके बाद अब क्या होगा, अब हमें करनी पड़ेगी चेन छोटी। तो चेन छोटी करेंगे तो कितने की बनेगी, चेन छोटी करते ही आपकी बनेगी 4 की। अब इसमें कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं, देखो भाई, ये आपका प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन, ठीक, और ये भी आपका प्राइमरी कार्बन, बट ये अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन किससे जुड़ा, सेकेंडरी से, और ये दोनों किससे जुड़े, टर्सरी से। तो ये अलग केस है, वो दोनों अलग केस है। ठीक, तो एक वैलेंसी तो आप इस पे फ्री कर सकते हो, और यहां पे OH लगा के एक आइसोमर तो ये बन गया, और एक केस आप ये बना सकते हो, इन दोनों में से है ना किसी भी प्राइमरी कार्बन पे वैलेंसी फ्री कर दो। ठीक, समझे कि नहीं समझे। फिर इसके बाद आप सेकेंडरी पे वैलेंसी फ्री कर सकते हो, और एक हाइड्रोजन टर्सरी आप फ्री कर सकते हो। तो कैसे बनेगा, यहां पे ये वाला केस बन जाएगा ऐसे, ये बन गया एक, तो यहां पे OH आ जाएगा, और एक आपका टर्सरी वाले पे OH आ जाएगा। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी तक 4 कार्बन की चेन हुई है, 5 की चेन को और छोटा करेंगे कितने की बन जाएगी, ये आपकी, बोलो भाई कितने की बनती है, 3 की भी तो बनती है, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री है, सारे एक जैसे हैं। किसी एक से वैलेंसी फ्री कर दो, और क्वाटरनरी से वो फ्री होगी नहीं, क्योंकि उसकी पहली वैलेंसी 4 है। ठीक, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां OH आ जाएगा, तो ये आपका 8th आइसोमर बन गया। तो ये सारे आइसोमर आपके हैं। समझ आई बात। अब IUPAC नेम आप लिख के देख सकते हैं, यहां एग्जांपल गिवन है। ठीक, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि इतना लंबा क्वेश्चन कराएगा, बट एनसीईआरटी में है, ये तो पूछ ही सकता है भाई आपके, अगर यहाँ पे C5H12 आपको दे दिया, और इसमें से एक हाइड्रोजन फ्री करके यहाँ पे OH लगाना है,
OH की बजाय मान लो OH ना बोल दे भाई यहाँ पे है ना एक है ना क्लोरीन आइटम जोड़ना है, तो आपका C5H12 का जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब मान लीजिए आपसे टोटल पूछ ले, तो टोटल में तो ऑप्टिकल भी आएंगे, कहीं कहीं कार्बन क्या होगा, बोलो भाई, कहीं कहीं कार्बन आपका ऐसा आएगा जो क्या होगा, कायरल होगा, तो उसके दो भी बनेंगे। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको स्ट्रक्चरल जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो इस केस में 8 बन रहे हैं, समझ आ गया। तो अब और क्या बन सकता है, और आपसे पूछ सकता है भाई प्राइमरी अल्कोहल कितने बनेंगे, तो प्राइमरी कैसे बता देंगे हम, प्राइमरी अल्कोहल देखो जब 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, टर्सरी कार्बन से OH जुड़ा है तो उसको टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक, ये आपने नया पढ़ा है। इसके अलावा जब आपका अमाइंस में NH2 नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी अमाइन कहते हैं, और जब नाइट्रोजन आपका 2 कार्बन से जुड़ा हो उसको सेकेंडरी अमाइन कहते हैं, और जब नाइट्रोजन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हो उसको टर्सरी अमाइन कहते हैं। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपको पता होने चाहिए, और पता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बेसिक बातें हैं, ठीक, समझ आ गया, क्योंकि आगे यूज होंगी, काम आएंगी। अब देखो इसमें आपसे पूछ ले कितने OH प्राइमरी है, जैसे भाई एक तो ये वाला OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, और कौन सा जुड़ा है, और देखो ये वाला OH आपका प्राइमरी हो गया, ठीक, और ये वाला OH भी आपका प्राइमरी हो गया, और ये वाला OH भी प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी कितने हो गए, 4 अल्कोहल। फिर सेकेंडरी की बात करें, ये सेकेंडरी और इसके अलावा ये वाला सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अल्कोहल कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक। और टर्सरी की बात की जाए तो ओनली एक केस बन रहा है। तो आप ये ऐसे ये भी बता सकते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल कितने बन रहे हैं। तो एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, भाई एनसीईआरटी में है, आपने बोर्ड पढ़ के आए हो 11th 12th क्लास का, तो आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, ठीक, तो आपको ऐसे सोल्व करना आना चाहिए। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया आपको, भाई एल्केन का आइसोमर बनाने से आपको अल्कोहल के भी सिखा दिए, और जरूरी नहीं है अल्कोहल, जैसा मैंने आपको बताया, एग्जामिनर की मन करे भाई अल्कोहल की बजाय मैं तो ना अमाइन दे रहा हूं यहाँ पे, तो अमाइन के भी ऐसे ही आइसोमर बनाएंगे आप, बट अमाइन में वो पता क्या बोलेगा, ओनली प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी बोल दिया ना हालत खराब हो जाएगी फिर आपकी। देखो सेकेंडरी में तो ये भी केस बनेगा, टर्सरी के भी केस बनेंगे, है ना, ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तो मेनली प्राइमरी का ही बोलेगा, इसका अल्कोहल का ही बोलेगा, ठीक, या अमाइंस बोल देगा इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो बोलना पड़ेगा प्राइमरी अमाइन बनाओ ओनली। या जैसे हेलोजन बोल दे, भाई मोनो सब्स्टिट्यूट हेलो प्रोडक्ट, जैसे क्लोरो प्रोडक्ट, ब्रोमो प्रोडक्ट, तो आपका यहाँ पे OH की जगह हर जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो ये इतने आइसोमर बनेंगे, चेक कर लो, ठीक। और वो पूछेगा ओनली स्ट्रक्चर, ठीक, तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो अब इन बातों को लिखने की जरूरत नहीं होती, ओनली समझने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे तो अगर हम एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को लिखने लगेंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लिखते रह जाएंगे, बट हमें तो क्या करना है, हर कॉन्सेप्ट को सीखना है, पूरी एनसीईआरटी सीखना है ना, एक चैप्टर थोड़ा करना है, एक ही चैप्टर की एनसीईआरटी थोड़ी करनी है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये एग्जांपल इनके यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखे हैं, आईयूपीएसी नेम मैंने आपको सिखा रखा है, अल्कोहल में OL सफिक्स आ जाएगा, बाकी आपको उसकी पोजीशन चेक करनी है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये दे रखा है भाई, जैसे ये हो गया, इसमें एग्जांपल में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग भी उसने करके दे रखा है। मिस्टेक क्या कर सकते हो वो बता देता हूं, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई इधर इथाइल ग्रुप है ना, इधर लगा है तो यहाँ इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3, ये मिस्टेक आप कर सकते हो। बाकी आपका यूपीएससी नेम सामने लिखा हुआ है, 4 पे इथाइला, 2 पे मिथाइल है और हेक्सेन है, ठीक। तो ऐसे ही ये हो गया, इसमें क्या करना है भाई, इधर देखो यहां से नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे, सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 पे 2 इथाइल ग्रुप लगे, 4 पे मिथाइल, 5 पे आइसोप्रोपाइल, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या आएंगे, इथाइल, तो 3 डाई इथाइल हो गया, 5 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, और आइसोनियो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर्ड है, तो 3 डाई इथाइल आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन, तो ये नेमिंग हो जाएगी ऐसे। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, यहाँ पे ये तो आइसोप्रोपाइल ही लगा हुआ है, और यहाँ पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो आप नंबरिंग उधर से होगी तो हो रहा है 4 पे आइसोप्रोपाइल, सॉरी ब्यूटाइल पहले आएगा, और सेकेंडरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, और ये हो गया 10 कार्बन की चेन डेकेन। तो ऐसे ही नीचे वाले का नेम लिखा है, तो ऐसे आप देख सकते हो, ये नेमिंग मैं आपको सिखा चुका हूं, ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग आ गई भाई, कॉम्प्लेक्स नेमिंग। वैसे एग्जामिनर इन पे ज्यादा फोकस नहीं करता, ये आपकी मेन चेन है, फिर ये साइड चेन है, साइड चेन में भी क्या है भाई, आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप कैसे करेंगे,
जो कार्बन आपका मेन चेन से जुड़ा है उसको नंबर 1 देंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, तो इसके 2 पे मिथाइल आ गए। तो सबसे पहले देखो 5 फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा हुआ है मेन चेन के, तो इसको ब्रैकेट शुरू करो 2 2 डाई मिथाइल, ऐसे लिखेंगे नेम 2 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन की बजाय प्रोपाइल लिखेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक, फिर आपका पूरा का नोनेन हो जाएगा, है ना, ये 9 कार्बन की चेन है नोनेन, ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसे ही एग्जांपल आ गया, इसमें तो क्या है, यहाँ पे ये इथाइल लगा, ये मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखो भाई, मैं तो एग्जांपल आपको सारे ही करवा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो एग्जांपल नेक्स्ट, ये आईपीएससी नेमिंग का आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन दोनों एम्स में पूछे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन एम्स पूछ चुका है। ठीक, इसमें आपको ना स्ट्रक्चर ओपन करके लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, ये कार्बन है, इसके ये एक मिथाइल ग्रुप लगा, ये एक मिथाइल ग्रुप लगा, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर CH2, फिर इसके एक और कार्बन, यहां पे इसके ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये ओपन करके आपने लिखा, तो इसके अब मेन चेन ये हो जाएगी इसकी। ठीक, 1 2 3 4 5, नंबरिंग उधर से करेंगे तब भी सेम बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो यही नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो। ठीक, तो बस स्ट्रक्चर ओपन करके आना चाहिए। ये एम्स ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, ये वाला भी पूछ चुका है, तो इसमें अब मिस्टेक कर सकते हैं सेकंड वाले में। देखो क्या मिस्टेक हो सकती है, जैसे आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो यहां पे बच्चे ऐसे लिखते हैं C2H5 C2H5, तो यहां पे है ना बच्चे क्या करते हैं, ये चेन हो गई मेन। ठीक, ये मेन चेन नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो 2 कार्बन इसमें 2 कार्बन इसमें, तो यहां से अगर स्टार्ट करेंगे, ये इसको अगर आप ऐसा लिखते हैं, ये CH2 CH3 ऐसे लिखा जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और इसमें एक और है 5 कार्बन की चेन होगी, और आप क्या बोलेंगे, 3 पे 2 मिथाइल आए हैं, 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा। ठीक, फिर नेक्स्ट है टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखो भाई, यहां पे टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, भाई इसने ये क्या कर दिया, ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो मीथेन के क्या लगा दिया, टेट्रा 4 बार टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये लगा दिया इसने, मतलब ये एक ही मीथेन के एक ये ग्रुप, ये 4 बार लगा रखा है। बोलो कैसा नेम बनेगा यार, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक नेम बन जाएगा ऐसे। ठीक, ये देखो इनमें से कोई एक चेन सिलेक्ट कर दो, ये बनेगी मेरे ख्याल में लॉन्गेस्ट। ठीक, तो अब क्या बोलेंगे, ये वाला ग्रुप आपका ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये वाला ग्रुप आपका टर्सरी ब्यूटाइल, यहां पे नंबरिंग स्टार्ट करो एक साइड से, क्योंकि सिमेट्रिक कहीं से भी स्टार्ट कर दो सेम आएगा। 1 2 3 4 5 आ गया, तो आप बोलेंगे भाई ये लगा ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये आपका लगा 3 पे 2 डाई टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, फिर उसके बाद यहां पे 2 पे और 4 पे 2 2 4 4 4 4 टेट्रा मिथाइल और 5 की चेन तो पेंटेन, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा आपका। समझ आया कि नहीं आया। तो ये था भाई आपका आईयूपीएसी नेमिंग, तो पूरा रिवीजन भी हो गया और अच्छे से मैंने आपको करवा दिया। ठीक है ना, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, हो जाएगा ये, लिख लेंगे ना स्ट्रक्चर बनाना क्या, अरे कुछ नहीं है, ऐसे ये मिथाइल एक कार्बन बनाएंगे आप, एक कार्बन बना के उसके ना 3 3 टर्सरी मिथाइल लगा दो, ये 3 3 टर्सरी मिथाइल ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल लगा दो। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। It is important to write the correct name for a given structure. It is equally important to write the correct structure from the given IUPAC name. तो यहाँ पे अब ये क्या सिखा रहा है आपको, अब ये बता रहा है कि आपने ना स्ट्रक्चर से नेम लिखा, वापिस आपको नेम से स्ट्रक्चर भी लिखना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर से जब आप नेम से आप जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उस केस में सबसे पहले ना जितने कार्बन है ना आपके मेन चेन में, जैसे एग्जाम्पल से डायरेक्ट करवा रहा हूं, तो क्या करेंगे, इसका लिखना, जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, तो इसमें 5 कार्बन की चेन रही होगी, ये ऐसे। ठीक, ये आपको लिखना है, तो ये 5 कार्बन की चेन होगी 1 2 3 4 5, नंबरिंग भी दे दो अपने अकॉर्डिंग। अभी क्या बोल रहा है, 3 पे आएगा इथाइल, तो ये आपका 3 हो गया, ये 3 पे इथाइल आ गया। फिर 2 2 डाई मिथाइल, तो ये सेकंड कार्बन है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। ठीक, तो ये हो गया। अब बची हुई वैलेंसी, जैसे इस पे 4 कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इस पे 3 वैलेंसी फ्री है, तो वहां पे वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, उनकी सबकी वैलेंसी 4 कर दो हाइड्रोजन लगा के, तो ऐसे करते हैं। समझ आया कि नहीं, यहाँ पे भी CH3 तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपने क्या लिख दिया, नेम से स्ट्रक्चर लिखना सीख दिया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, सिंपल है बिल्कुल, आपको ना जितने कार्बन की चेन है वो चेन बनाओ, ठीक, और अपने अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन में देखा उसी पे लगा दो, अपने आप स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि उसने खुद ने पोजीशन बता रखे है ना, तो आपको उन पोजीशन पे रखना है, इस बार आपको पोजीशन फाइंड आउट नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ,
राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, भाई अब ये एग्जांपल तो खुद कर दोगे ना, इसमें क्या ही है, देखो यार क्या ही इसमें 3,4,4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, तो 7 कार्बन की चेन बना लो ऐसे, 3 2 5 6 7 की हो गई। तो 3 पे थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगा, 4 पे 2 मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो इधर से नंबरिंग मैंने मान ली थी, तो ये हो गया आपका नेम। नेक्स्ट है 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन 6 कार्बन की चेन बनाओ, और 6 कार्बन की चेन बनाने के बाद मान लीजिए इधर से नंबरिंग करे 2 पे मिथाइल और फिर ये 5 पे मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन हो गया। तो ऐसे करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखो आईयूपीएसी, करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखना है। जैसे इसने लिख दिया 2 इथाइल पेंटेन, देखो भाई ये इंटरेस्टिंग है, ये देखो ये 5 कार्बन की चेन, सेकंड पे क्या लगा दिया आपने, इथाइल लगा दिया, तो इसने नेम सही लिखा गया, नहीं लिखा, क्योंकि चेन ये बनेगी ना लॉन्गेस्ट चेन, ये बनेगी, और ये कितने कार्बन की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनेगी, और 6 कार्बन की चेन में भी नंबरिंग सही करनी है आपको, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी साइड से कम नंबर पे आएगा वो देखना है। इधर से 3 पे आया, इधर से चेक करेंगे तो 4 पे आएगा, तो यही नंबरिंग सही है जिधर से मैंने की है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा, ठीक। सिमिलरली 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन है, भाई 5 इथाइल, ये कितना हो गया, हेप्टेन है ना, 2 3 5 6 7, 5 इथाइल, तो इधर से नंबरिंग करें, तो नंबरिंग तो वैसे समझ लो, इधर से 5 इस पे आया, ये 5 इथाइल और 3 पे मिथाइल, ये 3 मिथाइल। तो अब देखो, अब नंबरिंग इसने नेम सही नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर से किया आपने नंबरिंग 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल 5 पे इथाइल, उधर से अगर करते हैं 1 2 3 4 5, भाई 3 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, बट नंबरिंग कौन सी सही है, जिस साइड से आपका अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप यानी इथाइल क्या आएगा, मिनिमम नंबर पे आएगा, तो मिनिमम पे राइट साइड से आ रहा है, इसलिए इसका नेम क्या बनेगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से सिखा रहा है, समझ आ गया नहीं आ, एनसीईआरटी का देखो सिखाने का मेथड, एक एक चीज बिल्कुल बढ़िया से सिखा रहा है, ठीक। तो देखो कितना टाइम लगा दिया हमने, बट सारी चीजें रिवाइज हो गई और मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर तो आना नहीं है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाओ भाई प्रिपरेशन पे, अब एल्केन का प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो आपने जो पहले पढ़ा था वो रिवीजन चल रहा था, आईयूपीएसी नेमिंग और आइसोमेरिज्म चल रहा था, समझ रहे हो। फिर इसके बाद देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, देखो भाई वैसे तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज क्या है, एल्केन का मेन सोर्स है, बट कुछ अदर मेथड भी होते हैं एल्केन के प्रिपरेशन के, जैसे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वन बाय वन इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्कीन्स और एल्काइंस। देखो भाई एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल। तो देखो जब आप प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट यूज करते हैं तब रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर पे, बट निकिल के केस में क्या होगा, बोलो भाई हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन रखी जाती है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। वैसे ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना ही पढ़ लें, आपके लिए काफी रहेगा। अब नेक्स्ट देखो इन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे भाई यहाँ पे इथेन का जब हाइड्रोजनेशन करेंगे, आपका मेटल ले लेंगे कोई भी कैटालिस्ट, प्लेटिनम है, पैलेडियम है या निकिल है, तो क्या बनेगा, इथेन बन जाएगा। एक्चुअल में प्रोसेस में क्या होता है, ये आपका मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे क्या होगा, पहले आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एडजॉर्ब होगी ऐसे, ठीक। फिर इसके साथ कौन सी गैस एडजॉर्ब होगी, भाई जैसे इथीन आपने लिया है, इथीन एडजॉर्ब हो जाएगी। फिर इसका करते हैं डिजॉर्प्शन, जब डिजॉर्प्शन करेंगे बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कार्बन पे और हाइड्रोजन पे वैलेंसी फ्री होगी, और जैसे ही वैलेंसी फ्री होगी आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, ये ऐसे एल्केन बना लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही प्रोपिन से प्रोपेन बनाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है प्रोपाइन, प्रोपाइन के केस में क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आप हाइड्रोजन के यूज करेंगे हाइड्रोजनेशन में, और क्या बना लेंगे, प्रोपेन बना लेंगे, ठीक। ये फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट है सेकंड मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। इसमें फर्स्ट क्या है भाई, अल्काइल हैलाइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन कैसे करेंगे, विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो भाई जैसे यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है, जब आप इसका रिडक्शन करेंगे किसके साथ, जिंक के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे इसने लिखा एक्सेप्ट फ्लोराइड। देखो भाई फ्लोराइड का रिडक्शन इजीली नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोराइड की बात नहीं की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे क्या है, यहाँ पे है क्लोरोइथेन, इससे बनेगा इथेन, और 1 क्लोरोप्रोपेन से बन जाएगा
प्रोपेन। तो ये सेम रिएक्शन है। सेकंड मेथड आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथेरल solution give higher alkanes. This reaction is known as Wood's reaction and used for the preparation of higher alkanes containing even number of carbon atoms. तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं भाई, हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, हायर एल्केन आपको ऑब्टेन होंगे और इन एल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपने एक कार्बन की चेन ली तो एक कार्बन प्लस एक कार्बन कितने कार्बन की एल्केन मिलेगी, 2 कार्बन की। अगर 2 + 2 कार्बन की दो कार्बन की आपने एल्काइल हैलाइड लिया है तो 4 कार्बन की एल्केन बनेगी। अगर आपने 3 कार्बन के 2 एल्काइल हैलाइड के मोल ले लिए तो 6 कार्बन की एल्केन बनेगी। यानी हमेशा क्या हो रहा है, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन आपकी बन रही है। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे ये और एग्जांपल दिए, जैसे ब्रोमोइथेन से क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे इसने पूछा व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर टेकन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यह क्वेश्चन ये इसी लाइन की एप्लीकेशन आपकी एक्सरसाइज में पूछी हुई है, इसलिए यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखो इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है भाई। यहां पे जैसे इसकी बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन आपकी दी गई है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मेटल है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, यहाँ पे ये आपका कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड जो है, ये क्या पोलर बॉन्ड है, ये आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेगा इसको फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ब्रोमीन पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये तो क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, एक मोलिक्यूल से तो ये बना, एक दूसरा मोलिक्यूल होगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करके क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब मान लीजिए यहां पे अभी तो आपने क्या लिया था, 2 मोल लिए थे किसके, मिथाइल ब्रोमाइड के। बट अगर हम ऐसा करें भाई, 1 मोल तो ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड का और दूसरा मोल ले लिया किसका, इथाइल ब्रोमाइड का, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इस केस में क्या होगा, देखो भाई, एक तो फ्री रेडिकल यहां से बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहां से बनेगा। क्या बनेगा, एक तो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरा आपका इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। अब क्या क्या केस हो सकते हैं भाई, मिथाइल रेडिकल फ्री रेडिकल जो है वो दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ अगर क्या कर ले, अटैच कर ले, तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। और इथाइल फ्री रेडिकल अगर दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल के साथ अटैच करेगा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। और अगर ये दोनों आपस में अटैच कर ले तो इस केस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन। तो यहां पे ये पॉसिबल 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी में लिखा है कि हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन से क्या बनाएंगे, हायर एल्केन्स बनाते हैं जिनमें क्या होगा, टोटल इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। बट इस बार तो आपने 3 कार्बन की एल्केन बना दी। बट देखो भाई, मैंने बना के आपको दिखा दिया, बट ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, इसको फॉलो नहीं किया जाता। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका रीजन सुनो, देखो जब यहां पे आपका इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन बनेगा, अब इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होने के कारण हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो आपको मेन प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होगा भाई, तो इजीली सेपरेट नहीं कर पाते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इस मेथड को ओड नंबर एल्केन बनाने के लिए यूज नहीं करते। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन में दोनों सेम एल्काइल हैलाइड के मोल्स लेंगे और उनकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, तो क्यों नहीं बनाते, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, वुड्स रिएक्शन से आप ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें क्या बनेंगे, बोलो भाई, एक तो सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे ये 2 बन गए, एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें जो एल्केन्स बन रही है इनमें है ना, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहां पे ध्यान रखना, कभी भी अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया, ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए भाई, इनमें से कौन सी एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाई जा सकती, तो आप सीधा कह देंगे सर ओड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन हम नहीं बना सकते। अब जैसे और एग्जांपल आ गया भाई, मान लीजिए आपको ये देते भाई, ये दे दिया यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल दो,
तो ये 2 मोल दे दिए, इनसे कौन सी एल्केन बनेगी? सिंपल एक काम किया करो, इनके है ना फिर ये ब्रोमीन हटा दिया करो और इनके कार्बन को ऐसे जोड़ दिया करो, तो ये एल्केन बनेगी कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमेशा सिमेट्रिक एल्केन बनेगी। ये मत याद करो कि इवन नंबर बनेगी, इवन नंबर तो बनेगी, सिमेट्रिक भी बनेगी। समझ आया कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये वाली एल्केन हम बना सकते हैं क्या? आइसोब्यूटेन। अब देखो इसमें तो 4 कार्बन है, बट ये भी बनाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भाई ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता क्या करना पड़ेगा, एक तो मिथाइल लेना पड़ेगा, मिथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा लेना पड़ेगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जब आपने जैसे ही आप डिफरेंट मोल्स लेंगे तो ये वाला कंडीशन आपकी बन जाएगी, उसमें आपके नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, फिर उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ये भी नहीं बना सकते। तो आप क्या लिखेंगे भाई, यहां पे सिमेट्रिक इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेगी, किसमें? वुड्स रिएक्शन में। तो आई थिंक अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा सिमेट्रिक कैसे देखना है? जो आपकी एल्केन है उसका स्ट्रक्चर लिखो और उसको ना बीच में से तोड़ोगे ना तो ये दोनों पार्ट आपके क्या मिलेंगे? सेम अल्काइल ग्रुप मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आ गया नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो वुड्स रिएक्शन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारे मैंने कवर करा दिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें से जो आपको नोट करना वो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको पहले से आता है या आपने नोट कर लिया है तो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड मेथड कौन सा है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पढ़ो, सोडियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, give alkanes containing one carbon atom less than carboxylic acid. This process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation. देखो भाई इसमें क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लेंगे और उसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे? बोलो भाई सोडा लाइम के साथ। तो क्या ऑब्टेन होगा? एक कम कार्बन कंटेनिंग एल्केन ऑब्टेन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोल दिया जाए भाई ये है RCOONA, ठीक, ये आपका सोडियम सोल्ट हो गया, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप NaOH के साथ प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम के साथ इसको ट्रीट किया, तो इसमें क्या होगा भाई, यहां पे ये जो आपका रिएक्टेंट है इसमें से एक कार्बन कम करो और एल्केन बना दो, तो यहां से क्या होगा, ये CO2 रिलीज हो जाएगी। तो रिलीज होगी तो क्या बनेगा, साथ में Na2CO3 आपका प्रोडक्ट बनता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कर लेंगे ऐसा। अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आता है, सोडियम सोल्ट ऑफ विच एसिड विल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो यहां पे देख लो प्रोपेन बना है, तो यहां पे ये जो मेन प्रोडक्ट आपका बना, क्या बना, प्रोपेन बना है। तो प्रोपेन कैसे बना होगा, जब यहां पे 4 कार्बन का सोल्ट रहा होगा, ठीक, तभी तो एक कार्बन कम होगा, तो 4 कार्बन का सोल्ट ये रहा होगा। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? इसकी जब आप सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा एग्जामिनर है ना, आपको इस रिएक्शन को ऐसा देने की बजाय ये भी बोल सकता है भाई, सबसे पहले आपको ना कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया कोई भी, ठीक है, फिर बोल दिया इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, NaOH के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, यहां पे आपका सोल्ट बन जाएगा। फिर सोल्ट को ये बोल दिया कि सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगी, जिसमें एक कार्बन क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि सीधा यहां से पूछे, हो सकता है यहां से भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसका सेकंड मेथड क्या है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें पढ़ो भाई, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड। यानी देखो जब आप सोडियम या पोटेशियम सोल्ट लेंगे, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगी, बोलो भाई एनोड पे एल्केन ऑब्टेन होगी। ठीक, तो इसमें ये कैसी एल्केन ऑब्टेन होगी, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन ऑब्टेन होगी। ठीक, इसमें और क्या प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 बनेगा, H2 बनेगा और NaOH बनेगा। अब इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है वो आपके यहाँ पे रिएक्शन या पूरा मैकेनिज्म गिवन है, बट मैकेनिज्म से पहले मैं आपको ना एक सिंपल स्टेप बता देता हूं। देखो क्या है, जैसे पिछले केस में आपने क्या किया, ये था आपका सोडियम सोल्ट था, यहां पे भी सोडियम सोल्ट है। जब आपने इसका क्या किया, बोलो भाई, जब यहां पे आपने इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया था तो क्या बना, यहां पे 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन बन गया, सिंपल। बट जब इसका आप करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इसके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे आपकी इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेगी। कैसे, जैसे इसमें भाई R ग्रुप है, यहां पे भी R ग्रुप है, तो इसमें से CO2 जाएगा, CO2 तो इस केस में भी जाएगा,
बट यहाँ पे ये जो आर ग्रुप है ये दूसरा आर ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, तो इसमें हायर एल्केन बनेगी जिसमें क्या होगा, इवन नंबर कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। और जो ये एल्केन आपकी बनती है ये एनोड पे बनेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, समझ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इसमें मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले ये देखो ये आपका सोल्ट है, तो इसमें ये एनायन और ये कैटायन होगा। फिर एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, देखो भाई एनोड पे सबसे पहले क्या होगा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो आपका एनायन है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है ना आपका, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे एक फ्री रेडिकल बनेगा। तो ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो कम स्टेबल होगा तो क्या करेगा, यहां से ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिथाइल पे जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। और यहाँ पे जैसे ये आएगा तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये जो यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बना, अब और भी मिथाइल फ्री रेडिकल होगा तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। समझ आया कि नहीं? तो एनोड पे क्या हो रहा है, समझ, ऑक्सीडेशन हुआ और क्या ऑब्टेन हुई, ये आपकी एल्केन ऑब्टेन हुई। फिर इसके बाद कैथोड पे क्या हुआ होगा, कैथोड पे भाई रिडक्शन होता है, तो वहां पे क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। वाटर का रिडक्शन होने से एक तो OH माइनस बनेगा और जो H फ्री रेडिकल बन रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। यानी कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, बोलो भाई H2 गैस रिलीज होगी। और एनोड पे आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा और CO2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते हैं, देखो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में सब लिखा है, आप इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख लो। देखो यहाँ पे लिख लो, ये वाला जो है ये आपके एनोड के प्रोडक्ट है और ये H2 आपका कैथोड का प्रोडक्ट है। ठीक, H2 कैथोड पे क्यों बना, क्योंकि वाटर का रिडक्शन हुआ है। ठीक, समझा कि नहीं समझे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे OH माइनस भी आ रहा है मीडियम में, तो OH माइनस और Na प्लस क्या बन गया, NaOH। यानी यहाँ पे आपके इस रिएक्शन में pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ मिक्सचर इंक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। पहला दे दिया भाई, जो आपकी एल्केन है, एल्केन जो बनी वो आपकी किस पे बनी है, एनोड पे बनी है। CO2 कहां रिलीज हुई, एनोड पे हुई। और यहाँ पे H2 कहां पे रिलीज हुई, ये कैथोड पे हुई। और pH सॉल्यूशन की क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, फोर्थ हो गई। और अगर बोल दिया इंक्रीज हो रही है तो आप क्या बोल देंगे, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये रिएक्शंस आपकी। फिर इसके बाद देखो भाई, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई। तो मेथेन में आप करोगे क्या, मेथेन में है ना भाई, सिंपल सी बात है, जब आपने यहां पे इथेन बनाई है तो इथेन बनाते टाइम आपने क्या किया, बोलो भाई एसिटिक एसिड का सोल्ट दिया। तो मेथेन बनाते टाइम आप क्या करेंगे, यहां पे मेथेनोइक एसिड का सोल्ट लेंगे। तो मेथेनोइक एसिड का जब सोल्ट लेंगे तो यहां पे क्या होगा एक्चुअल में, देखो भाई यहाँ पे मिथाइल की जगह हाइड्रोजन आएगा। तो ये जो बॉन्ड मैंने आपको बता दिया फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो यहाँ पे ये जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, CO2 गैस रिलीज होगी। और यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल की बजाय क्या बनेंगे, 2 आपके हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल बनेंगे और 2 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, H2 गैस। तो आपका क्या होगा, एनोड पे भी H2 रिलीज होगी और इस केस में कैथोड पे भी H2 गैस रिलीज होगी। तो मेथेन तो नहीं बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ गया भाई। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मिक एसिड के सोल्ट का क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो एनोड पे भी क्या आ रही है, H2 और कैथोड पे भी H2 गैस आ रही है और इस केस में आपका CH4 नहीं बनेगा। तो CH4 क्यों नहीं बनेगा, इसने ये पूछा था, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये एनसीईआरटी में लिख के दे दिया भाई, आपको लिख के दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन दे दिया CH4, फिर नेक्स्ट दे देगा ये इथेन दे दिया आपको, और फिर दे दिया ब्यूटेन दे दिया, और लास्ट दे दिया ऑल। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, आप ये वाले मेथेन गैस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आगे बढ़ो भाई, यहां पे आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जैसे एल्केन्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर होती हैं, जिससे इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए फर्स्ट 4 मेंबर्स यानी अप टू 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन गैसेज होती हैं,
और 5 से 17 कार्बन कंटेनिंग एल्केन लिक्विड होती हैं, हायर मेंबर सॉलिड होते हैं, एल्केन्स कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। और अगर बात की जाए इनकी सोल्युबिलिटी की तो देखो भाई आपको पता है सोल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, इसलिए एल्केन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हाईली सोल्यूबल होती हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स में इनकी सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, या यूं कह सकते हैं ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होती है। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे आपके एनसीईआरटी में बॉइलिंग पॉइंट पे 2 पैसेज गिवन है, और इन 2 पैसेज को समझने के बाद आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पैसेज में क्या लिखा हुआ है, एज मोलिकुलर वेट ऑफ एल्केन इंक्रीज वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो यहां से रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ एल्केन। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद सेकंड पैसेज, इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, एज ब्रांचिंग ऑफ एल्केन इंक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज। अब देखो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होगा भाई, जो आपकी एल्केन है वो स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते हैं, यानी वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होते हैं, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यानी ब्रांचिंग इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो यहां से आप रिजल्ट लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो देखो भाई आपकी एनसीईआरटी में ये जो 2 पैसेज गिवन है, यहां से आपने 2 पॉइंट रिजल्ट में लिख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ एल्केन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। और यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसी से आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया। अब देखो यहां पे आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए गए हैं, आगे एनसीईआरटी में टेबल में भी है, तो मैं आपको टेबल की हेल्प से समझा रहा हूं। देखो भाई सबसे पहले टेबल पे आ जाओ। टेबल में अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट एल्केन का इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे मेथेन से ज्यादा इथेन का, इथेन से ज्यादा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का। बट यहां पे अगर हम बात करें ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन यानी आइसोब्यूटेन की, तो दोनों का क्या है, मोलिकुलर वेट सेम है बट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अब ज्यादा किसका होगा, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बोलो भाई, आइसोब्यूटेन से ज्यादा होगा, क्योंकि आइसोब्यूटेन में क्या है, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी आइसोपेंटेन, और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन यानी नियोपेंटेन। तो इनमें देखो मोलिकुलर वेट सेम बट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, बोलो भाई, एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आइसोपेंटेन, और सबसे कम किसका होगा, नियोपेंटेन का, क्योंकि नियोपेंटेन में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा, बोलो भाई, स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की कोशिश करेगा, जिससे इसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। समझ आया कि नहीं यार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे भाई, जैसे जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन में मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से आपको बस 2 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, और इसी से आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए टेबल में वैल्यू याद करने की कोशिश ना करें, ओनली ये 2 पॉइंट ध्यान रखें, इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ना मैच द कॉलम दे दिया बॉइलिंग पॉइंट का, भाई 3 तो ये लिख के दे दिए लिस्ट 1 में, ठीक, और यहां पे इनका बॉइलिंग पॉइंट लिख के दे दिया लिस्ट 2 में, और बोल दिया मैच द कॉलम करो। तो आप कैसे करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वैल्यूज देखी बॉइलिंग पॉइंट की, मुझे तो याद ही नहीं है, क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। याद करने की क्या जरूरत है भाई, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑर्डर लिखेंगे, और ऑर्डर लिखने के बाद वैल्यू को आराम से कंपेयर कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, किसी की भी वैल्यू को ना रटें, ओनली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। समझ में आया कि नहीं आप, ठीक है ना, पक्का क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें पढ़ना है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो हैलोजिनेशन की अगर बात की जाए, भाई हैलोजिनेशन क्या है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। और अगर बात की जाए नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, लोअर एल्केन्स ये रिएक्शन नहीं देती हैं, क्योंकि लोअर एल्केन्स की रिएक्टिविटी इन केसेस में बहुत ही कम होती है। तो हायर एल्केन्स नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन देती हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें सबसे पहले हैलोजिनेशन, देखो भाई हैलोजिनेशन में क्या होगा,
यहां पे सबसे पहले मेथेन का एग्जांपल लिया गया है। जब मेथेन की रिएक्शन आप Cl2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बनेगा? क्लोरोमेथेन प्लस HCl। फिर फर्दर क्या होगा? ये जो Cl2 अगर एक्सेस में है तो फर्दर क्या करेगा? बोलो भाई, इसका क्लोरोमेथेन का फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या बनेगा? डाइक्लोरोमेथेन। फिर फर्दर क्या होगा? इसका बन जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन और फाइनली क्या मिलेगा? टेट्राक्लोरोमेथेन। यानी Cl2 अगर आपने एक्सेस में रखा है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता रहेगा। बट अगर आपको रिएक्शन को यहीं रोकना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? मेथेन को एक्सेस में लेंगे और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्लोरोमेथेन। इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ना भाई? समझ आ गया? अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो समझेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पे गिवन है। अब देखो, उससे पहले यहां पे एक एग्जांपल और दिया गया है इथेन का। जब आप क्या करेंगे? बोलो भाई, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या बनेगा? क्लोरो इथेन प्लस HCl। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो भाई, हैलोजनेशन में रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या होगी? सबसे ज्यादा F2 की, उससे कम Cl2 की, और सबसे कम Cl2 की, उससे कम Br2 की, और सबसे कम I2 की। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब दूसरा अगर बात की जाए जो आपकी एल्केन्स है, एल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो देखो भाई, इनमें है ना, आपने क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होगा? टर्सरी हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होगा, उससे कम रिएक्टिविटी होगी सेकेंडरी की, और सबसे कम होगी प्राइमरी की। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समझ आ गया? फिर इसके बाद देखो, यहां पे बताया गया फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। देखो, फ्लोरिनेशन रिएक्शन जो यहां पे होगी वो बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव होती है। तो इसको ना हम लाइट में भी नहीं करवाते, डार्क में करवाते हैं, बट डार्क में भी ये एक्सप्लोसिव होती है। और अगर बात की जाए आयोडोनेशन की, आयोडोनेशन क्या है? स्लो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि देखो भाई, इस रिएक्शन में जो ये HI का फॉर्मेशन होगा ना, देखो CH4 की रिएक्शन करवाई I2 के साथ, मिथाइल आयोडाइड और HI का फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए क्या करेगा? वापिस ये मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड ना हो, हम क्या करते हैं? इसमें ना HiO3 या HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जो साथ के साथ क्या करते रहेंगे? जो HI फॉर्म हुआ है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें? I2 में, और वाटर बनेगा। समझ आया कि नहीं? तो इसलिए आयोडोनेशन की रिएक्शन में आप क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है ना? अब देखो भाई, नेक्स्ट यहां पे अगर बात की जाए मैकेनिज्म की, तो इसमें 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। देखो भाई, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस किसका हो सकता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड का हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हो सकता है, और हेलोजन हेलोजन बॉन्ड जैसे Cl बॉन्ड का हो सकता है। तो इनमें सबसे पहले हेलोजन, यहां पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? बोलो भाई, Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप कहेंगे सर, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन का भी हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उससे वीक होगा कार्बन कार्बन, और सबसे वीक होगा Cl बॉन्ड। तो सबसे वीक बॉन्ड जो होगा उसका होमोलिसिस क्या होगा? इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका Cl बॉन्ड का होमोलिसिस होने से Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हुआ इनिशिएशन स्टेप। फिर इसके बाद अगर बात की जाए प्रोपागेशन की, तो प्रोपागेशन में क्या है? जो Cl फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा? जाकर के एल्केन पे अटैक करेगा। तो यहां पे जब ये CH बॉन्ड पे अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल क्या करेगा? बोलो भाई, फ्री रेडिकल के रूप में तोड़ेगा। यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा और H फ्री रेडिकल बनेगा। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन की एफिनिटी होती है हेलोजन की तरफ, तो ये तो बन जाएगा HCl, और यहां पे आपका कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक। फिर ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा? वापिस से जाकर के Cl फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, सॉरी Cl बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसको फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा। तो एक तो Cl फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरा कार्बन और हेलोजन बॉन्ड बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे ये आपका मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें Cl फ्री रेडिकल जो बना है फिर वापिस से आपकी चेन रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक। फिर इसमें देखो भाई, ये जो Cl फ्री रेडिकल बना है तो ये फर्दर वापस इस पे ना CH3Cl पे अटैक कर सकता है। तो यहां से फिर एक CH बॉन्ड और ब्रेक होगा, उसका होमोलिसिस होगा, फिर वहां पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनने से फिर एक और Cl वहां पे आ सकता है, तो डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन ऐसे बन सकता है। इसके अलावा भाई अब बात करेंगे टर्मिनेशन की, ये रिएक्शन कैसे एंड होगी, कैसे टर्मिनेट होगी। तो इसमें टर्मिनेशन का मेथड क्या है भाई? जो Cl फ्री रेडिकल और भी पड़े होंगे, दोनों क्या करें? आपस में कंबाइन करके Cl2 बना ले, या जो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बना है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो गए क्या बना ले? इथेन बना ले। या एक टर्मिनेशन स्टेप क्या होगा भाई? मिथाइल फ्री रेडिकल और
क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना ले, एल्काइल हैलाइड यानी एल्काइल क्लोराइड बना ले। तो ये था आपका टर्मिनेशन स्टेप। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी की बात की गई थी कि ये टर्सरी की ज्यादा होगी, फिर उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी की, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होता है। तो इसीलिए भाई जो आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होगा उसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम सेकेंडरी की और उससे कम प्राइमरी की होती है। ठीक, और इस रिएक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज FRSR। समझ आया कि नहीं? अच्छा, ये तो पता ना सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपके एल्केन से, जैसे यहाँ पे देखो आपके एल्केन से हाइड्रोजन की जगह क्या आया है, हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूट आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बोलो भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंबसन रिएक्शन। भाई कंबसन रिएक्शन की अगर बात की जाए, ये ऑलरेडी बैलेंसिंग वगैरह आप मोल कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं, तो इसने यहाँ पे बैलेंस करके ही बता रखा है कि एक हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कंबसन रिएक्शन होगी उसके कैसे बैलेंस करेंगे। भाई हाइड्रोकार्बन आपका क्या है? एल्केन, तो उसमें क्या होगा? N कार्बन होंगे, उसका फॉर्मूला था CnH2n+2, तो N तो CO2 बन जाएंगे कंबसन से। अब यहाँ पे 2n+2 क्या है? हाइड्रोजन, तो वाटर कितने बनेंगे? N+1 H2O बनेंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3n+1/2 O2 आ जाएगा। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ो भाई, इसके बाद अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होता है, तो इनकम्प्लीट कंबसन के केस में क्या होगा भाई? आपको कार्बन ब्लैक फॉर्म हो सकता है, जिसको आप इंक वगैरह के लिए यूज करते हैं, शू पॉलिश में यूज करते हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी? इनकम्प्लीट कंबसन की रिएक्शन लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीडेशन पे, तो इसमें पहले हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ये जो 3 रिएक्शन मैंने हाईलाइट की है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, जब आप यहां पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करेंगे, तो यहां पे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, जब आप मेथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैटालिस्ट यूज करेंगे कॉपर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो क्या बनेगा? मेथेन का मेथेनॉल बनेगा। और जब इसका ऑक्सीडेशन आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे, तो इसका क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है। और जब आप इथेन का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड बनेगा। तो ये तीनों रिएक्शन एक बार आप जरूर पढ़ लें, एक बार जरूर लिख के देख लें, क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एग्जाम में एज इट इज पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद कौन सी रिएक्शन है? Ordinary alkane resist oxidation, but alkanes having tertiary H atom can be oxidized to corresponding alcohols by potassium permanganate। देखो भाई, नॉर्मल जो एल्केन्स होती है, जिनमें प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन के साथ प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है, तो वो तो क्या करती है? ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करती है। बट जिनमें टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनकी रिएक्शन जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराएंगे, तो क्या बन जाएगा? बोलो भाई, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, अब ये बताना है भाई क्या है? ये आपका क्या है? ये है आइसोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो ऑक्सीडेशन होकर क्या देगा? ये बनेगा टर्सरी अल्कोहल। लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में आपकी ये रिएक्शन लिखी हुई है। समझ आ गया इतना? तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई, इसके बाद क्या है? आइसोमेराइजेशन। देखो भाई, जब एल्केन्स को आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl गैस की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होगा? आइसोमेराइजेशन होगा। जैसे भाई यहां पे इसने एग्जांपल दिया है, एन हेक्सेन की रिएक्शन करवाई आपने, एन हेक्सेन को हीट किया आपने इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, तो क्या बना? एक तो बना 2-मिथाइल पेंटेन और दूसरा प्रोडक्ट बना 3-मिथाइल पेंटेन। तो ये आइसोमर्स आपको ऑब्टेन होंगे। ठीक, जैसे आप मान लीजिए कि किसका करते हैं? एन पेंटेन का करते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट आपका बन सकता है आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट आ जाओ एरोमेटाइजेशन पे। अब एरोमेटाइजेशन, जैसे यहां पे भाई एन एल्केन का जब आप एरोमेटाइजेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करेंगे भाई? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम के ऑक्साइड की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एन हेक्सेन ले लिया, तो एन हेक्सेन के जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, क्रोमियम, वेनेडियम या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्या फॉर्म होगा, बेंजीन फॉर्म होगा। अब देखो ये हो गया बेंजीन का प्रिपरेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगर टोलिन का एरोमेटाइजेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो भाई टोलिन के केस में क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ टोलिन कैसे बनेगा इसने ये पूछा है, टोलिन कैसे बनेगा। जैसे भाई एन हेक्सेन से आपका क्या बना, बेंजीन बना, तो टोलिन कैसे बनेगा, जब यहाँ पे आप एन हेप्टेन लेंगे और उसका एरोमेटाइजेशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपली टोलिन बन जाएगा। बोलो भाई इसमें कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये टोलिन का और बेंजीन का प्रिपरेशन आपने सीख लिया, क्योंकि देखो जब आप एक रिएक्शन पढ़ते हैं ना उसमें दो चैप्टर आपके एक साथ चलते हैं। कैसे, जैसे भाई मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ और फॉर्मेशन हुआ एल्काइल हैलाइड का, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हुआ और यहाँ पे ये अल्कोहल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इसलिए एक रिएक्शन में दो दो चैप्टर एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे आप एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, साथ में एरोमेटिक कंपाउंड का प्रिपरेशन सीख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, रिएक्शन विद स्टीम। तो देखो भाई स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे जब निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा भाई, जैसे मेथेन की रिएक्शन कराई H2O स्टीम के साथ तो CO प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन कमर्शियल हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक। इंडस्ट्रीज में इस रिएक्शन का यूज करते हैं। फिर इसके बाद एक सिंपल सी रिएक्शन है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है, पायरो मींस हाई टेम्परेचर और लिसिस मींस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो हाई टेम्परेचर पे जब आप एल्केन के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या क्या फॉर्म होता है भाई, एल्कीन फॉर्म होगी, उसके अलावा लोअर एल्केन्स फॉर्म होती है। जैसे यहां पे आपने क्या किया, एन हेक्सेन को जब आपने हाई टेम्परेचर पे ब्रेक किया तो क्या बनेगा, एक तो आपकी हेक्सेन बनेगी प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगी, इसके साथ और क्या बन सकता है बोलो भाई, यहाँ पे ये आपका इथेन और ये आपका बन गया ब्यूटीन, ये बन रहा आपका प्रोपिन, इथीन और मेथेन। तो वहां पे लोअर एल्केन्स और लोअर एल्किन्स आपको ऑब्टेन होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक बार इसको पढ़ लो, इतना काफी है। फिर उसके बाद इसने एक एग्जांपल और दे रखा है, ये दे रखा भाई डूडेकेन का, यानी 12 कार्बन कंटेनिंग एल्केन को जब आप हीट करेंगे प्लेटिनम पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा, हेप्टेन बनता है, पेंटीन बनेगा और अदर प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होंगे, ठीक।